थॉट्स इन एक्शन में आपका स्वागत है और हमारी आज की मूवी है साल 2001 की फेमस क्राइम थ्रिलर ट्रेनिंग डे। तो ये कहानी शुरू होती है कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस शहर से, जहां हम जेक नाम के एक पुलिस वाले को अपने घर पे देखते हैं जो अपनी बीवी और 2 साल की बेटी के साथ रहता है। जेक का रिसेंटली नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में प्रमोशन हुआ है और आज उसका पहला दिन है, इसलिए वो काफ़ी नर्वस है और ब्रेकफास्ट करते हुए उसके घर का फ़ोन बजता है और उसकी वाइफ उसे फ़ोन देती है। फोन की दूसरी तरफ जेक का नया सुपरवाइजर ओलोंजो होता है जो काफी एक्सपीरियंस पुलिस वाला होता है और वो जेक को एक कैफे में आने को कहता है ताकि उसे डिपार्टमेंट के लिए ट्रेन कर सके और जेक फौरन वहां जाता है। कैफे जाके जेक को ओलोंजो मिलता है जो न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है और वो उसका इंट्रोडक्शन मांगने के बजाय उससे कहता है कि मुझे कोई फनी स्टोरी सुनाओ, और जेक उसे एक अरेस्ट की कहानी सुनाता है और ओलोंजो स्माइल करता है और कहता है कि तुम्हारी कहानी बोरिंग है, और वो उसे बिल पे करने को बोल के उस कैफे से बाहर अपनी कार की तरफ आ जाता है। जेक नोटिस करता है कि ओलोंजो की कार बेहद महंगी और शानदार है जिसमें उसने मॉडिफिकेशन भी करवाए हैं, और वो सोचने लगता है कि एक पुलिस डिटेक्टिव की सैलरी में ओलोंजो इस कार को कैसे अफोर्ड कर रहा है। ओलोंजो जेक से बातें करने लगता है और उससे पूछता है कि तुम नारकोटिक्स में काम क्यों करना चाहते हो। जेक उससे कहता है कि वो अब पुलिस यूनिफॉर्म नहीं पहनना चाहता और उसे भी एक डिटेक्टिव बनना है, और उसका रिप्लाई ओलोंजो को पसंद आता है। ओलोंजो उससे कहता है कि मैं मैरिड हूँ और मेरे 4 बच्चे हैं, साथ ही इसके सिवा मेरी एक गर्लफ्रेंड भी है जो शहर के दूसरी तरफ रहती है, और उसका भी बिना शादी के मेरे साथ एक बेटा है। वो जेक से भी उसकी फैमिली के बारे में पूछता है और जेक कहता है कि वो भी मैरिड है और उसकी 2 साल की एक बेटी है। ओलोंजो उससे कहता है कि आगे से किसी से भी इतनी आसानी से अपनी पर्सनल डिटेल्स शेयर मत करना, क्योंकि फैमिली एक आदमी की कमजोरी होती है और जिन ड्रग डीलर्स और गैंग्स के अगेंस्ट हम काम करते हैं वो हमारी कमजोरी को निशाना बनाते हैं। साथ ही वो उसे काम के टाइम पे अपनी वेडिंग रिंग उतारने को बोलता है ताकि किसी को ये पता न चले कि वो भी मैरिड है, और जेक अपनी रिंग उतार देता है। ओलोंजो जेक के साथ एक खाली जगह पर अपनी कार रोकता है जहां से उन्हें एक पार्क नजर आता है, जिस पार्क के बाहर एक लड़का मैरिजुआना यानी वीड बेच रहा होता है। ये दोनों वेट करते हैं और जैसे ही कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स इस लड़के से ड्रग्स खरीदते हैं, ओलोंजो उन्हें ओवरटेक करके रोक लेता है और उन्हें गन दिखा के वो इनसे वो मैरिजुआना और इनका पाइप भी छीन लेता है, और उन स्टूडेंट से कहता है कि दोबारा मुझे इस एरिया में नजर मत आना वरना मैं तुम सबको अरेस्ट कर लूंगा। और ओलोंजो और जेक कार में वापस आ जाते हैं। जेक उससे पूछता है कि जब हमें उन्हें अरेस्ट ही नहीं करना था तो उन्हें रोका ही क्यों। वो कहता है कि हम वीड के कुछ पत्तों के लिए किसी को अरेस्ट नहीं करते, बल्कि हम कोकेन और हेरोइन जैसे एडिक्टेड ड्रग्स को ही डिस्ट्रीब्यूट होने से रोकते हैं। ओलोंजो कहता है कि मुझे बस यहाँ बिक रही वीड की क्वालिटी देखनी थी, पर यह बेकार है, और वो उन वीड की पत्तियों को एक पाइप में भरता है और कहता है कि इसे स्मोक करके बताओ ये कैसा है। जेक को पहले लगता है कि ओलोंजो उससे मजाक कर रहा है, पर उसे समझ आ जाता है कि ओलोंजो सीरियस है, और वो कहता है कि मैं इसे नहीं पी सकता क्योंकि पुलिस वालों का ड्रग्स लेना स्ट्रिक्टली मना है। ओलोंजो कहता है कि मैं तुम्हें बस एक कष्ट लेने को कह रहा हूँ, पर जेक मना कर देता है और ओलोंजो बीच सड़क पे अपनी कार रोक के उस पर अपनी गन पॉइंट करता है और कहता है कि तूने अपने सीनियर ऑफिसर के ऑर्डर को मानने से मना कैसे करा। वो जेक से कहता है कि मेरी कार से बाहर निकल, क्योंकि तू नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के लायक नहीं है, इसलिए तू हमेशा एक यूनिफॉर्म वाला आम पुलिस वाला ही रहेगा। जेक को पहले ही दिन कोई डिमोशन नहीं चाहिए होता, इसलिए वो पाइप जला के उसमें से 2 कश स्मोक कर लेता है और ओलोंजो वापस ड्राइव करने लगता है। थोड़ी ही देर में जेक को नशा होने लगता है और उसके आसपास सब कुछ स्लो होने लगता है, और जेक कहता है कि मैंने कॉलेज में एक बार पहले भी वीड स्मोक किया था, पर इतना नशा मुझे कभी नहीं हुआ। और ओलोंजो ये सुन के हंसने लगता है और कहता है कि ये आम वीड नहीं है बल्कि मैक्सिकन वीड है जिसके पत्तों को ट्रिपल नशे के लिए पीसीपी नाम के ड्रग्स में डुबा के बेचा जाता है। और जेक डर जाता है और कहता है कि अगर किसी ने मेरी कंप्लेंट कर दी और मेरा ब्लड टेस्ट हुआ तो मेरी जॉब चली जाएगी, पर ओलोंजो उसे शांत रहने को बोलता है और कहता है कि मैं बस तेरा टेस्ट ले रहा था जिसमें तू पास हुआ, और कोई तेरी कंप्लेंट नहीं करेगा क्योंकि आज से तू मेरी टीम का ऑफिसर है। वो कहता है कि एक दिन के बाद ये ड्रग तेरे सिस्टम से अपने आप निकल जाएगा, इसलिए बस रेस्ट कर। और जेक को ओलोंजो एक बेहद अजीब आदमी लगता है। थोड़ी देर के बाद ओलोंजो जेक को लेके अपने एक पुराने फ्रेंड के घर जाता है जिसका नाम रॉजर होता है। रॉजर उन दोनों को पीने के लिए एक महंगी विस्की देता है, और जेक को पता चलता है कि रॉजर भी पहले लॉस एंजलिस के पुलिस डिपार्टमेंट में ही था, पर अब वो इस शहर का बड़ा ड्रग डीलर और ओलोंजो का सबसे बड़ा इन्फॉर्मेंट है। रॉजर के घर पे थोड़ा रेस्ट करने के बाद ये दोनों वापस शहर में निकलते हैं, और जेक अभी भी थोड़े नशे में होता है, और ओलोंजो उससे कहता है कि अपनी आंखें खुली रखो और कुछ ठंडा पियो जिससे इसका नशा जल्दी उतर जाएगा। तभी जेक को एक गली में कुछ नजर आता है और वो ओलोंजो को कार रोकने को कहता है।
वो कार से उतरकर फौरन उस गली में भागता है और देखता है कि दो ड्रग एडिक्ट्स एक स्कूल की स्टूडेंट के साथ करने जा रहे हैं और वो उन्हें उस लड़की से दूर करता है और उन्हें पीटने लगता है। ओलोंजो भी कुछ देर में वहां आ जाता है, पर वो बीच में इंटरवीन नहीं करता और वो जेक को दूर से लड़ता हुआ देखता है, जिसके थोड़ी देर बाद वो उस लड़की के पास आता है और उससे कहता है कि तुम्हें इस वक्त स्कूल में होना चाहिए, और वो उस लड़की को वहां से अपने घर जाने को बोलता है। जेक उससे कहता है कि उस लड़की को रोको, क्योंकि उसकी कंप्लेंट पर ही हम इन दोनों नशेड़ियों को जेल भेज पाएंगे। पर ओलोंजो ऐसा नहीं करता और उन ड्रग एडिक्ट्स को थोड़ा पीटने के बाद वो जेक से कहता है कि यहाँ से चलो। जेक जाने से पहले उस लड़की का वॉलेट उठा लेता है जो वहां गिर गया था, और उसी में उस लड़की के स्कूल का आईडी कार्ड होता है और ये दोनों फिर से कार में घूमने लगते हैं। जेक ओलोंजो से कहता है कि हमें उन दोनों आदमियों को एक माइनर लड़की पे अटैक करने के लिए अरेस्ट करना चाहिए था, पर ओलोंजो कहता है कि तुम अच्छे आदमी हो जो बीच में पड़े, पर ये हमारा काम नहीं है, बल्कि उन पुलिस वालों का है जो पेट्रोलिंग करते हैं, और हमारा काम सिर्फ शहर में ड्रग्स को रोकना और ड्रग डीलर्स को पकड़ना है। इसलिए हम अपने ऑफिस से ज्यादा शहर की सड़कों पर रहते हैं। थोड़ी देर बाद ओलोंजो एक मार्केट में गाड़ी रोकता है और जेक को ब्लू नाम का एक ड्रग डीलर दिखाता है जो व्हील चेयर पे है और इस एरिया में ड्रग्स बेचता है, और वो जेक से कहता है कि इससे कस्टमर बन के कुछ ड्रग्स खरीदो। जेक जब ब्लू से ड्रग्स मांगता है तो वो समझ जाता है कि वो एक पुलिस वाला है और वो वहां से भागने लगता है और पास की एक शॉप में घुस जाता है, और जेक भी उसके पीछे भागता है। ब्लू को पता होता है कि अगर वो ड्रग्स के साथ पकड़ा गया तो उसे जेल जाना पड़ेगा, और वो ड्रग्स को अपने मुंह में रख के निकल जाता है। पर जेक उसे एक रूम में पकड़ लेता है और ओलोंजो उसके पास आके पूछता है कि वो ड्रग्स कहाँ हैं और तुम किसके लिए काम करते हो। ब्लू कहता है कि मेरे पास कोई ड्रग्स नहीं है और तुम लोग मुझे बेवजह ही तंग कर रहे हो, और ओलोंजो उसके मुंह में एक पेन डालता है जिससे वो उल्टी कर देता है और सारे ड्रग्स बाहर आ जाते हैं। ओलोंजो से कहता है कि अब तुम लंबे टाइम के लिए जेल जाने वाले हो, और अगर तुम बचना चाहते हो तो मुझे अपने होलसेलर का नाम बता दो जिससे तुम ये ड्रग्स खरीदते हो। वो उन्हें सैंडमैन नाम के एक आदमी का नाम देता है जो क्रिप्स नाम के एक ब्लैक गैंग के एरिया में रहता है, और ये दोनों उसे छोड़ के सैंडमैन के घर जाने लगते हैं। ओलोंजो को सैंडमैन के घर के अंदर घुसना होता है, पर उसके पास इसके लिए कोई वारंट नहीं होता, और वो एक चाइनीज मेन्यू को वारंट बता के सैंडमैन के घर में घुस जाता है और कहता है कि हमारे पास इस घर की तलाशी के लिए सर्च वारंट है। उस घर के अंदर सैंडमैन की पत्नी और बच्चा होता है, और ओलोंजो जेक से कहता है कि इन्हें यहीं बिठा के रखो, और वो उस घर की तलाशी लेने लगता है और उसे $40,000 कैश मिल जाते हैं, जिसे वो उठा के अपने पास रख लेता है, और वो जेक के साथ उस घर से बाहर आ जाता है। वो लेडी देखती है कि सर्च वारंट वाला पेपर एक चाइनीज रेस्टोरेंट का मेन्यू है और उसके घर में रखे पैसे भी गायब हैं, और वो शोर मचा देती है और घर के पास खड़े गैंगस्टर से कहती है कि ये दोनों पुलिस वाले बन के मेरे घर में घुसे थे और अब मेरे पैसे चुरा के भाग रहे हैं, और वो गैंगस्टर उन पे फायरिंग करते हैं। ओलोंजो भी अपनी कार से बाहर आता है और उन पे गोलियां चलाने लगता है, पर गैंगस्टर्स नंबर में काफी ज्यादा होते हैं और सभी उन पे गोलियां चलाने लगते हैं, और जेक तुरंत कार स्टार्ट करता है और ओलोंजो के उसमें बैठते ही वो दोनों वहां से भाग निकलते हैं। जेक ओलोंजो से पूछता है कि ये सब क्या था और पुलिस वाले ऐसे सरेआम गोलियां नहीं चलाते, और क्या तुमने वहां से पैसे चुराए हैं। ओलोंजो कहता है कि मैंने कोई पैसे नहीं चुराए, पर नारकोटिक्स वाले ऐसे ही काम करते हैं ताकि ड्रग डीलर्स में हमारा डर बना रहे, और तुम्हें यही सब सीखना होगा। इसके बाद ये दोनों एक ऐसे एरिया में जाते हैं जहां ब्लड नाम के एक गैंग का कब्जा है, और यहीं पर ओलोंजो की गर्लफ्रेंड सारा रहती है। इसी लड़की के साथ ओलोंजो का एक बेटा भी होता है, और वो जेक को कुछ खाने के लिए देके ओलोंजो के साथ अपने बेडरूम में चली जाती है। जेक थोड़ी देर के लिए सो जाता है और 1 घंटे के बाद ओलोंजो उसे जगाता है और कहता है कि लंच ब्रेक खत्म हो चुका है और हमें वापस काम पे जाना है, और सारा के घर से निकल के ये दोनों एक होटल में जाते हैं जहां शहर के कुछ बड़े पुलिस वाले लंच के लिए आए होते हैं। ओलोंजो उनकी टेबल पे जाके बैठता है और जेक को एक दूसरी खाली टेबल पे बैठने को बोलता है। यहाँ वो सीनियर पुलिस वाले ओलोंजो को शहर छोड़ देने को बोलते हैं, और हमें पता चलता है कि रशियन माफिया ओलोंजो के पीछे पड़ा है, क्योंकि 2 हफ्तों पहले उसने लास वेगस शहर में नशे में एक आदमी को मार दिया था जो रशियंस का करीबी था। पर ओलोंजो कहता है कि मैं शहर से नहीं भागूंगा, और मैंने बात करी है और रशियंस $1 मिलियन लेके मुझे माफ करने के लिए रेडी हैं, इसीलिए मैं पैसे अरेंज करने में लगा हूँ। उनमें से एक आदमी कहता है कि मेरी सिल्वर कार बाहर खड़ी है, और ओलोंजो होटल से बाहर आके उस कार की डिग्गी में वो $40,000 रख देता है जो उसने उस घर से चुराए थे, और उसमें से एक अरेस्ट वारंट निकाल लेता है। ओलोंजो फिर से कार ड्राइव करने लगता है और वो अपने डिपार्टमेंट के 4 ऑफिसर्स को फोन करके एक बिल्डिंग की छत पे मिलने के लिए बुलाता है। जेक कंफ्यूज हो जाता है और उससे पूछता है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो, और ओलोंजो कहता है कि हम एक
हाई वैल्यू टारगेट के घर पे रेड मारने जा रहे हैं, पर उसका वारंट मुझे इजीली नहीं मिलता, इसीलिए मैंने सीनियर्स को पैसे खिला के ये वारंट लिया है और कई बार जल्दी काम करवाने के लिए हमें ये सब करना पड़ता है। थोड़ी देर के बाद ओलोंजो के टीम के 4 ऑफिसर्स उनसे मिलते हैं और ओलोंजो उनके साथ एक घर पे रेड मारने जाता है। जेक उस लोकेशन को देख के चौंक जाता है क्योंकि ये घर ओलोंजो के फ्रेंड रॉजर का ही होता है, जहां वो दोनों आज सुबह ही आए थे और रॉजर को भी यकीन नहीं होता कि उसका फ्रेंड ओलोंजो उसी के घर पे रेड मारने आया है। ओलोंजो अपने साथियों को घर में एक जगह दिखाता है और कहता है कि यहाँ खुदाई करो और थोड़ी देर बाद खुदाई करने में वहां से $4 मिलियन का कैश निकलता है, जिसे देख के सब खुश हो जाते हैं क्योंकि ये पैसा वो आपस में बांटने वाले हैं। जेक जब देखता है कि ये सब पैसे का बंटवारा कर रहे हैं तब वो पैसे लेने से मना कर देता है और कहता है कि ये सही नहीं है। ओलोंजो उससे समझाता है और कहता है कि ये ड्रग मनी है और हमने कोई बैंक नहीं बल्कि एक ड्रग डीलर को लूटा है, पर जेक कहता है कि मैं लोगों को लूटने के लिए पुलिस फोर्स में नहीं आया। जेक की ये ईमानदारी वाले बातें सुन के ओलोंजो के बाकी साथी टेंशन में आ जाते हैं क्योंकि वो सभी करप्ट हैं और जेक उन्हें एक्सपोज कर सकता है। ओलोंजो कहता है कि अगर तुझे पैसे नहीं चाहिए तो मैं तुझे प्रमोशन दिलवा देता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि तू एक डिटेक्टिव बनना चाहता है। वो जेक से कहता है कि रॉजर को शूट करके मार दे, पर वो ऐसा नहीं करता और ओलोंजो एक शॉटगन से रॉजर को शूट करके मार डालता है और जेक ये देख के शॉक हो जाता है। ओलोंजो अपने एक साथी को लोकल पुलिस के साथ एम्बुलेंस को बुलाने के लिए कहता है, जिसके बाद वो रॉजर के हाथ में एक हैंडगन पकड़ाता है और उससे अपने ही एक साथी को हाथ में शूट करता है ताकि वो पुलिस से कहें कि पहले रॉजर ने उनके टीममेट पे फायर किया था और जवाबी फायरिंग में उन्हें रॉजर को मारना पड़ा। वो अपने साथियों से कहता है कि अपनी स्टेटमेंट में सभी यही कहना कि जेक ने हमारे टीममेट को बचाने के लिए रॉजर को मारा है, जिससे उसे अवार्ड और प्रमोशन मिल जाएगा। पर जेक कहता है कि तुम सब लालची और करप्ट हो और मुझे इस टीम का पार्ट नहीं रहना। वो कहता है कि मैं इसकी रिपोर्ट करूंगा और ये सुन के ओलोंजो को गुस्सा आ जाता है और वो उस पर शॉटगन पॉइंट करता है और कहता है कि हम चाहे तो तुझे अभी मार सकते हैं और कहानी बना देंगे कि क्रॉस फायरिंग में तुझे गोली लग गई। पर जेक उससे उसकी शॉटगन छीन के उसी पे पॉइंट कर देता है और बाकी सभी लोग जेक पे अपनी गन्स तान देते हैं। ओलोंजो उस पर हंसने लगता है और कहता है कि तू हमें रिपोर्ट नहीं कर सकता क्योंकि कोई तेरी बात नहीं मानेगा। वो कहता है कि तुझे याद होगा कि आज सुबह तूने ड्रग्स लिए थे जो अभी भी तेरे सिस्टम में ही हैं और मेरी बस एक कंप्लेंट से तू नशेड़ी प्रूव हो जाएगा और तेरा करियर भी खत्म हो जाएगा, इसीलिए सोच ले कि तुझे क्या करना है। और जेक ये रियलाइज करता है कि वो ओलोंजो से नहीं जीत सकता, इसीलिए वो शॉटगन नीचे कर लेता है। थोड़ी देर के बाद लोकल पुलिस वहां आ जाती है और सभी वही स्टेटमेंट्स देते हैं जो ओलोंजो ने बोली थी और पैसों का कोई जिक्र नहीं करते और पुलिस रॉजर की डेड बॉडी को हॉस्पिटल भेज देती है। और जेक ओलोंजो से कहता है कि मुझे इस डिपार्टमेंट में अब और काम नहीं करना। ओलोंजो से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई मर्डरर या रॉबर हूँ, और ये रॉजर सालों से शहर में नशा बेच रहा था जो आज मैंने बंद करवा दिया, इसलिए इसमें बुरा फील करने की कोई जरूरत नहीं है। जेक इसके आगे कोई बात नहीं करता और रात को अपनी शिफ्ट एंड होने से पहले ओलोंजो उसे लेके मैक्सिकन गैंगस्टर्स के एक एरिया में जाता है और कहता है कि हमें मेरे एक दोस्त को कुछ सामान डिलीवर करना है। वो दोनों एक स्माइली नाम के गैंगस्टर के घर जाते हैं और ओलोंजो उसे कुछ पैसे देके कहता है कि मुझे वॉशरूम जाना है और वो एक रूम में चला जाता है। जेक वहीं बैठ के उसके बाहर आने का वेट करने लगता है और स्माइली जो अपने 2 कजन्स के साथ कार्ड्स खेल रहा होता है वो जेक को भी अपने साथ खेलने के लिए पूछता है। जेक उन तीनों के साथ खेलने लगता है और बातें करते हुए स्माइली जेक को अपनी खाली हैंडगन दिखाता है और कहता है कि तुम पुलिस वाले भी यही मॉडल यूज करते हो ना। वो जेक से कहता है कि क्या तुम मुझे अपनी हैंडगन दिखाओगे, और जेक उसमें से मैगजीन निकाल के उसे अपनी हैंडगन दिखाता है। जब काफी देर तक भी ओलोंजो वापस नहीं आता तो स्माइली उसे खिड़की के पास बुलाता है और जेक देखता है कि बाहर ओलोंजो की कार नहीं है, मतलब वो यहाँ से जा चुका है। और जेक अब पैनिक करने लगता है क्योंकि वो बिना किसी हथियार के मैक्सिकन गैंगस्टर्स के बीच में फंस गया है। स्माइली उससे कहता है कि तुझे इस ओलोंजो के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए था क्योंकि वो आदमी किसी का सगा नहीं है और मैंने उससे बड़ा धोखेबाज आज तक नहीं देखा। वो कहता है कि ओलोंजो मुझे पैसे इसलिए देके गया है ताकि मैं तुम्हें मार सकूं, और वो उसे बताता है कि रिसेंटली लास वेगास शहर में ओलोंजो ने एक रशियन आदमी को मारा था जिसके लिए रशियन माफिया वाले उसके पीछे पड़े हुए हैं, और अगर उसने आज रात 12 बजे तक उन्हें $1 मिलियन पे नहीं किए तो वो डेफिनेटली उनके हाथों मारा जाएगा। जेक को अब समझ आने लगता है कि ओलोंजो क्यों सुबह से पैसे अरेंज कर रहा था और उन पैसों के लिए ही उसने अपने दोस्त रॉजर को भी मार डाला, और अब वो जेक को भी मारना चाहता है ताकि वो उसकी करी हुई रॉबरी या मर्डर एक्सपोज ना कर दे। वो स्माइली को मार के वहां से भागने लगता है पर उसके दोनों कजन्स उसे पकड़ लेते हैं और वो उसे
मारने के लिए खींच के एक बाथ टब में डालते हैं। स्माइली उसके फेस पे शॉटगन लगाता है और उसका कजन जेक की पॉकेट्स खाली करने लगता है, जिसमें से उन्हें एक रेड वॉलेट मिलता है जो उसी लड़की का होता है जिसे सुबह जेक ने बचाया था। उस वॉलेट के अंदर का स्कूल आईडी देख के स्माइली रुक जाता है और वो जेक से पूछता है कि तेरे पास ये कहाँ से आया, और जेक उसे सब बताता है। स्माइली को जेक पे यकीन नहीं होता क्योंकि ये वॉलेट उसकी कजन बहन लेटी का होता है और वो फौरन लेटी को कॉल करता है और पूछता है कि आज सुबह क्या हुआ था, और वो उसे बताती है कि दो नशेड़ी एक सुनसान गली में आज मेरे साथ गलत करने वाले थे, पर तभी एक वाइट पुलिस वाले ने वहां आके मुझे बचा लिया। और ये सब सुन के स्माइली रुक जाता है। वो जेक को नहीं मारता और उसे बाथ टब से निकाल के उससे माफी मांगता है क्योंकि जेक ने आज उसकी बहन को बचाया था। स्माइली के घर से एक बस लेके जेक उस एरिया में जाता है जहां सारा रहती है और वो सारा और ओलोंजो के बच्चे को इशारा करके उस घर का दरवाजा खुलवाता है। बच्चे को एक कबर्ड में छुपा के जेक ओलोंजो और सारा के रूम में घुस जाता है जो पैसे गिन रहा होता है, और उसे जिंदा देख के ओलोंजो शॉक होता है और हंसते हुए कहता है कि ये तो तेरा एक टेस्ट था जिसमें तू पास हुआ। पर जेक अब उसकी बातों में नहीं आता। ओलोंजो जेक के मुंह पे अपनी सिगरेट फेंकता है और एक शॉटगन से उस पर फायरिंग करता है और जेक भी उसके ऊपर कई राउंड फायर करता है, पर सारा और बच्चे का डिस्ट्रैक्शन देके ओलोंजो पैसे लेके खिड़की से भाग निकलता है। वो ओलोंजो की कार पे कूद जाता है जिससे उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और जेक उससे पीट के उससे वो पैसे छीन लेता है ताकि वो रशियंस को पे ना कर पाए। ये लड़ाई देख के वहाँ मौजूद गैंग मेंबर्स भी वहाँ इकट्ठा होने लगते हैं और ओलोंजो को लगता है कि ब्लैक होने की वजह से वो सब उसे बचाएंगे, पर कोई उसकी हेल्प के लिए आगे नहीं आता क्योंकि ओलोंजो सबको तंग करके उनसे पैसे खाता था। और उनमें से एक गैंगस्टर ओलोंजो पे ही रिवॉल्वर तान देता है और जेक से कहता है कि ये पैसे लेके यहाँ से चले जाओ क्योंकि यही पैसे एविडेंस है, और जेक वहाँ से जाने लगता है। ये सब देख के ओलोंजो सबको गालियां देने लगता है और कहता है कि मैं एक पुलिस वाला हूँ और अब तुम सब देखना कि मैं तुम्हारे ऊपर कौन से वाले केसेस लगवा के तुम्हें जेल भेजूंगा। पर कोई भी अब उसकी धमकियों से नहीं डरता और सब लोग वापस अपने घरों में जाने लगते हैं और वो ऐसे ही चिल्लाता रहता है। थोड़ी देर के बाद ओलोंजो अपनी कार स्टार्ट करता है और शहर से भागने के लिए एयरपोर्ट की तरफ जाने लगता है, पर रास्ते में रशियन माफिया के हिटमैन अपनी गाड़ियों से उसे रोक लेते हैं और वो सभी ओलोंजो को गोलियों से भून डालते हैं और उसके मरने के बाद सभी वहां से चले जाते हैं। इन दी एंड जब जेक अपने घर आता है तो रेडियो पे न्यूज आ रही होती है कि ओलोंजो हैरिस नाम के एक एक्सपीरियंस पुलिस ऑफिसर को कुछ अननोन गनमैन ने मार डाला, और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड होती है। एक और ऐसी मूवी के लिए लेफ्ट या राइट वाली वीडियो पे क्लिक करना। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग थॉट्स इन एक्शन।